दोस्तों, बहुत ही मजे की एपिसोड रोज 2 एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एपिसोड टाइम पर मिलती रहे। उछलते हैं आज की मजेदार एपिसोड की तरफ। मैंने काल बैल की आवाज सुनकर खिड़की से झांका था। कांवरी ने कहा, ठीक है, तुम लोग यही ठहरो, मैं देखता हूँ। मैं कहते हुए पलंग से उठ गया, जिस्म पर एक चादर लपेट ली और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। गेट के सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक ने घूर कर मुझे देखा और फिर फायरिंग के बारे में पूछने लगा। महाराज, रात को गोलियां तो बहुत चलती रही थीं, पर हम डर के मारे बाहर नहीं निकला था। दिल का कमजोर हूँ महाराज, बहुत डर लगता है। हम तो तमाम दरवाजे बंद करके बैठे रहे थे। सवेरे आंख लगी, मैंने जवाब दिया। यहाँ इस बंगले में कौन रहता है? चंद रोज पहले तक तो ये खाली था, इस पुलिस वाले ने पूछा। राणा शेर सिंह का चाकर हूँ महाराज, मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। वो लोग जो जयपुर से आते हैं, हमको पहले भेज दिया सफाई सुथराई करने वास्ते। तुम्हारे साथ कोई और भी है? एक और सवाल किया गया। नहीं महाराज, अकेला हूँ, मैंने जवाब दिया। वो दोनों बारी बारी मुझसे इस फायरिंग के बारे में सवाल करते रहे और फिर रुखसत हो गए। फायरिंग रात को 3 बजे हुई थी और पुलिस इसके बारे में मालूम करने अब आई थी। वैसे मैंने अपने बारे में जो बताया था, इस पर मुझे खौफजदा होने की भी जरूरत नहीं थी। ये बंगला तो इस पहाड़ी पर था, मगर रोहन के बड़े बंगले से इसका फासला निस्फ मील के करीब था और दूसरा करीब तरीन बंगला भी 1.5 फरलांग के करीब था। इसलिए मैं मुतमईन था कि पुलिस वाले किसी और से हमारे इस बंगले के बारे में नहीं पूछेंगे। वैसे भी रानो और ठाकरू के नाम में बड़ी तासीर थी। ऐसे भारी भरकम नामों के बारे में कोई ज्यादा तहकीकात भी नहीं करता। देवी गहरी नींद सो रही थी। कांवरी ने इसे जगाया तो था, मगर वो फिर सो गई थी। मैं भी सिर्फ 3 घंटे ही सो सका था। मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी, लेकिन अब मेरा सोने का कोई इरादा नहीं था। कांवरी मेरे इंतजार में दरवाजे के करीब ही खड़ी थी। जब मैंने इसे बताया कि पुलिस वाले चले गए हैं, तो इसने इत्मीनान का सांस लिया और किचन में घुस गई। मैं लाउंज ही में सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कांवरी चाय बना कर ले आई। इसने दोनों कप सेंटर टेबल पर रख दिए और सामने वाले सोफे पर बैठ गई। वो भी सिर्फ 3 घंटे ही सोई थी और इसकी आंखें भी सुरह हो रही थीं। हम रात के वाकयात के बारे में बातें कर रहे थे। हैरत इस बात पर थी कि कल रात रोहन के बंगले पर ठाकरे ने रेड किया और इसके 1 घंटे बाद करिश्मा भी अपने आदमी लेकर पहुंच गई थी। इसे इत्तेफाक समझा जाए, करिश्मा का कोई आदमी बंगले की निगरानी कर रहा था, जिसने ठाकरे वगैरह को अंदर दाखिल होते देखकर करिश्मा को इत्तला कर दी थी। मजीद हैरत इस बात पर थी कि पुलिस कई घंटों बाद पहुंची थी और इधर उधर से फायरिंग के बारे में पूछ कर चली गई थी, मगर पुलिस रोहन वाले बंगले में दाखिल नहीं हुई थी। चाय पीते हुए मेरी नजर कांवरी की तरफ उठ गई। इसका एक पाँव तो नीचे ही था और दूसरा पाँव इसने सोफे पर रख लिया था। वो रात वाला राजस्थानी लिबास ही पहने हुए थी। धाधरा खड़े घुटने पर से नीचे खिसक गया था। वो परसों ही मुझसे मिली थी, लेकिन इस वक्त न जाने क्यों इसे देखकर मेरी सांस तेज होने लगी। इसने भी शायद मेरी निगाहों के मरकज को ताड़ लिया था, लेकिन धाधरा दुरुस्त करने के बजाय वो कुछ और फैल गई। और इस पर सितम ये कि इसने एक तो ये शिकन अंगड़ाई भी ले डाली। मुझे अपनी गर्दन पर चियूंटिया सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। कांवरी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और फिर अपनी जगह से उठकर वो मेरे करीब आकर बैठ गई और सोफे पर नीम दराज होकर सर मेरे घुटने पर रख दिया। मुझे तो नींद आ रही है, आंखों में बहुत शदीद जलन हो रही है। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, तो फिर अंदर जाकर आराम से सो जाओ ना। मैंने इसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, तुम भी सो जाओ, तुम भी तो रात भर जागे हो। इसने उठकर मेरा बाजू पकड़ लिया और जब मैं देवी वाले कमरे की तरफ बढ़ा तो कांवरी मुझे हाथ से पकड़कर दूसरी तरफ खींचने लगी। देवी की नींद खराब होगी, इसे सोने दो, दूसरे कमरे में आ जाओ, इसने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी के लहजे में कहा। मैंने इसकी तरफ देखा। हम दूसरे कमरे में आ गए। कांवरी ने मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और खुद भी मेरे ऊपर थेर हो गई। वो बेतहाशा मुझे बोसा देने लगी। कांवरी बहुत प्यासी थी। वैसे तो वो देवी से कुछ भी छप के नहीं कर सकती थी, लेकिन वो कभी अकेले में भी मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। इसीलिए वो इस वक्त भी जाग कर मेरे इंतजार में बैठी थी। मेरे जवाबी बोसे देते ही वो भी मुझ पर टूट पड़ी। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी जब तुम चले जाओगे? कैसे मैं रहूंगी अकेले माने? अगर मुमकिन हो आपके लिए तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ माने। कांवरी की बातों से मैं चौंक गया।
आपको तो पता है कांवरी कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, किया हूँ ऐसे हालात में, मगर जितने दिन भी मैं आपके साथ हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बाकी कल किसने देखा, मैंने कांवरी को समझाया। सच कहती हूँ, तुमसे दूर रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे जैसे दिन करीब हो रहे हैं, पता नहीं क्यों पर मुझे हर वक्त तुम्हारी याद सताने लगती है। मैं समझ सकता हूँ, आपके साथ गुजरे हुए लम्हात को मैं भी कभी नहीं भूलूंगा। अपने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। अब बहुत अच्छी और साफ दिल की हैं। हमारे दरमियान काफी बातें हुई इस दिन। रात को कांवरी और देवी के साथ थेरी सिम 6 भी किया। देवी और कांवरी एक दूसरे के साथ अब बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ हो चुकी थीं। 2 दिन और गुजर गए। रोहन वाले बंगले में कोई नहीं आया। अलबत्ता बंगले के पिछली तरफ पहाड़ी पर मैंने गधों को मंडलाते नीचे उतरते और परवाज करते देखा था। कोनाल और कालिया की बाड़ी इसी रात करिश्मा ने बाहर फेंकवा दी थीं और अब गिद्ध 2 दिन से दावत उड़ा रहे थे। मैं कोनाल के लिए अपने आप में बेहद अफसोस कर रहा था। इसने हमारे लिए जान दे दी थी। हम ना तो इसे बचाने की कोशिश कर सके थे और ना ही इसके इंतहाई संस्कार का कोई बंदोबस्त कर सके थे। अगर इस रात करिश्मा वगैरह के जाने के बाद हम तहखाने के रास्ते इसकी लाश उठा भी लाते तो इसे ठिकाने लगाना हमारे लिए मसला बन जाता। बहरहाल अब तो मैं इसकी रूह के लिए दुआ कर सकता था। तीसरा दिन भी गुजर रहा था। रोहन वाले बंगले की तरफ किसी ने रुख नहीं किया था। मैं अपने आप में कुछ बेचैनी महसूस करने लगा। ये खामोशी मुझे खिल रही थी। करिश्मा को ना सिर्फ ये इल्म था कि इतने अरसा तक हम रोहन के इस बंगले में रहे थे, बल्कि वो ये भी जान चुकी थी कि इस बंगले के तहखाने में एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है जिसे वो अपनी आंखों से भी देख चुकी थी। वो इस रात अरविंद और 2-3 आदमियों को लेकर आई थी। इसने अरविंद को भी इस खजाने के बारे में नहीं बताया था, इसलिए इसने रोहन वाले कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। करिश्मा को तहखाने में खजाना नहीं मिला था। वो कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो किसी वक्त वापस आएगी और अकेली आएगी। इस खजाने के बारे में सोचते हुए दफतना मेरे जहन में एक और ख्याल आया। कांवरी, मैंने कांवरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये अच्छा ना होगा कि आज रात रोहन का वो खजाना भी यहाँ ले आ रहे? मुझे इसकी जरूरत नहीं, कांवरी ने जवाब दिया। तुम लोग तो जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, मैं अकेली सब कुछ कैसे संभालेंगी? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैंने भी तय कर रखा है कि तुम लोगों के जाने के 1-2 रोज बाद में भी किसी तरह यहाँ से निकल जाऊंगी। जो कुछ भी इस तहखाने से ले आए हैं, इसे तो मैं किसी न किसी तरह समेट ही लूंगी, लेकिन ज्यादा माल मेरे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर किया वो खजाना इस तरह जमीन के सीने में छुपा रहेगा? मैंने कहा, यहाँ से जाने के बाद मैं किसी आश्रम को इस खजाने के बारे में गुमनाम इत्तला दे दूंगी। इसके बाद क्या होता है, इससे हमें कोई गरज नहीं होनी चाहिए, कांवरी ने जवाब दिया। मेरे ख्याल में कांवरी ठीक ही कहती थी। हमें इस खजाने की ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए थी। इसके अगले रोज मैंने एक बार फिर घर से बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन इस मर्तबा में अकेला ही जाना चाहता था और इसके लिए मैंने एक नया गेट अप इख्तियार करने का फैसला कर लिया। कई हफ्तों से एक खास मकसद के तहत मैंने अपनी दाढ़ी मूंछों को नहीं छेड़ा था, जिसके नतीजे में दाढ़ी और मूंछें बेतहाशा बढ़ गई थीं। मैं कैंची और रेजर लेकर आईने के सामने बैठ गया। दाढ़ी और मूंछें थोड़ी बहुत तराश कर उन्हें सलीके से सीट किया और सर के बाल समेटकर सिक्कों की तरह पगड़ी बांधने लगा। इस सिलसिले में देवी ने भी मेरी थोड़ी बहुत मदद की थी। बिल्कुल तैयार होकर मैं आईने में अपने आप का जायजा लेने लगा। सिया पेंट, सफेद शर्ट, सर पर पगड़ी और दाढ़ी मूंछे, मैं बिल्कुल सिख लग रहा था। सरदार जी, देवी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। इस वक्त तो मेरा भी दिल चाहने लगा है कि मैं आपके साथ चल लूं। तुम्हें मैं अपनी सरदरनी बनाकर लंबे सफर पर साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तो मैं अकेला ही जा रहा हूं, जरा मौज मेला करने के लिए, मैंने जवाब दिया। अपने होश काबू में रखना, देवी ने मुझे धूरा। मौज मेले में कोई ऐसी हरकत ना कर बैठना जो तुम्हें किसी मुसीबत में फंसा दे। मुसीबतें तो अब खुद मेरे पास आकर फंस जाती हैं, मुझे क्या फंसाएंगी? मैंने कोट पहनते हुए कहा। काली पतलून और सफेद शर्ट पर कोट गहरे पीले रंग का था, जो कुछ अजीब भी लग रहा था और बीच भी रहा था। मैंने एक माकूल रकम के अलावा हथियार भी कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। इस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैं बंगले से निकलकर पैदल ही एक तरफ चलता रहा और फिर मुझे एक ऑटो रिक्शा मिल गया, जिस पर बैठकर मैं बस स्टॉप के इलाके में पहुंच गया। मैंने ऑटो वाले को किराया अदा किया और पैदल टहलता हुआ एक तरफ चलने लगा। खासी रौनक थी। अंदाजा हुआ कि लोगों के दिलों पर मनी लाल और इसके गुंडों का जो खौफ था वो खत्म हो चुका था और लोग आज़ादी से घूम फिर रहे थे। दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और था।
मैं ये जायजा लेना चाहता था कि शहर से निकलने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है। यहाँ मैंने पूरा गैंग खत्म किया था, मनीलाल को खत्म कर दिया था, आम लोगों ने तो सिक का सांस लिया था, मगर पुलिस और सरकारी एजेंसियों खुसूसन रा के एजेंट अब भी सूरत हाल पर निगाह रखे हुए थे। उन्हें अब भी मेरी तलाश थी। शहर में पकड़ धकल तो बहुत कम हो गई थी, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक शहर से बाहर जाने वालों को चेक किया जा रहा था। बाज मुश्तबा अफराद को पकड़ भी लिया जाता था, जिन्हें अपनी तसल्ली करने के बाद ही छोड़ा जाता था, और मैं यहाँ से निकलने का कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहता था कि मुझसे किसी किस्म का शुबा भी ना हो सके। देवी ने एक मर्तबा मुझे एक सिख बस ड्राइवर के बारे में बताया था। वो सिख बस ड्राइवर देवी पर लत्तू था, और बकौल देवी के वो शख्स चूंकि इसके शहर का रहने वाला था, इसलिए इसे भी धास नहीं डाली थी, और मैंने इस सिख बस ड्राइवर की आव में इस शहर से निकलने का प्रोग्राम बनाया था। इसलिए मैंने कई रोज पहले ही दाढ़ी मूंछें बनाना शुरू कर दी थी। मैंने बस स्टेशन से मालूमात हासिल की तो पता चला कि दूसरे शहरों से आने वाली तमाम बसें आ चुकी थीं। ये चूंकि पहाड़ी इलाका था, रास्ता खतरनाक भी था, इसलिए उन बसों के शेड्यूल इस तरह बनाए गए थे कि शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले माउंट इबू पहुंच जाएं। अलबत्ता इबू रोड रेलवे स्टेशन से आने वाली 2-3 बसें रात 9 बजे तक पहुंचती थीं। 1-2 पैसेंजर ट्रेनें चूंकि शाम 6 और 7 बजे के दरमियान इबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचती थीं, इसलिए ये बसें उन ट्रेनों से उतरने वाले मुसाफिरों को लेकर आती थीं। इस रोज भी दूसरे शहरों से आने वाली तमाम बसें पहुंच चुकी थीं, लेकिन इधर उधर से मालूम करने पर पता चला कि पंजाब की तरफ से आने वाली किसी बस का ड्राइवर सिख नहीं था। अलबत्ता ये पता चल गया कि मोहन सिंह नामी सिख ड्राइवर हफ्ते में 2 दिन जयपुर की बस पर यहाँ आता है। इसके आने के दिन मुकर्रर थे। जिस दिन वो आता था, इससे अगले दिन सुबह सवेरे इसकी वापसी होती थी। मैंने ना सिर्फ वो दिन ज़हन नशीन कर लिए, बल्कि ये भी मालूम कर लिया कि वो रात कहाँ गुजारता है। इस काम से फारिग होकर मैं राजिंदर मार्ग की तरफ आ गया। देवी वाले प्रेम निवास रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी पसंद का खाना खाया। देवी की जगह काम करने वाली खूबसूरत वेटर ने मुझे इस शहर में अजनबी समझकर रात 10 बजे के बाद अपनी कंपनी की पेशकश भी की थी, मगर मैंने मुस्कुराते हुए टाल दिया। रेस्टोरेंट से निकलकर मैं टहलता हुआ एक मोड़ पर पहुंच गया। इस मोड़ से कोई रास्ता किसी मंदिर की तरफ भी जाता था, इसीलिए मोड़ पर गिल फरोशों की कुछ दुकानें भी थीं। उन दुकानों के अलावा एक तरफ लकड़ी के 3-4 तख्त भी बिछे हुए थे, उन पर भी टोकरियों में फूल भरे हुए थे। उन तख्तों पर फूल बेचने वाली औरतें थीं। मेरा वहां रुकने का कोई खास मकसद नहीं था। मैं सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी को देखकर चौंक गया। वो नौजवान था, इसकी उम्र 21 साल रही होगी। इसने सफ़ेद पतलून और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। मैंने इसे फौरन ही पहचान लिया। इस नौजवान को मैं शुरू के दिनों में शक्ति के साथ देख चुका था, लेकिन बाद में भी नजर नहीं आया था। इस वक्त वो एक और आदमी की ताक में था। मैं उनके मुतवाजी फुटपाथ पर चलता रहा। एक मौका पर इस नौजवान ने बड़ी सफाई से दूसरे आदमी का बतवा उड़ा लिया और बड़ी तेजी से सड़क पार करके इस फुटपाथ पर आ गया जहां मैं मौजूद था। इस नौजवान ने बतवा उड़ाने में हाथ की ऐसी सफाई दिखाई थी कि इसके शिकार को पता ही नहीं चल सका था, और वो बड़े इत्मीनान से अपने रास्ते पर चलता रहा था। वो नौजवान अब मुझसे 5-6 कदम आगे चल रहा था, और जैसे ही वो एक गिल्ली में मुड़ने लगा, मैंने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो तेजी से मुड़ा। इसके चेहरे पर बदहवासी नुमाया थी। इसका ख्याल था कि शायद पकड़ा गया है, लेकिन एक सिख को देखकर वो किसी कदर मुतमईन हो गया। क्या बात है सरदार जी, इसके लहजे में करख्तगी थी। अगर तुम खामोशी से मेरे साथ चलते रहूं तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने किसी की पाकिट मारी है, मैंने सरगोशी में कहा। लिग्या मतलब? वो एकदम गुलबला गया। डरो नहीं, मेरे साथ चलते रहूं इस गिल्ली में, मैंने कहते हुए दोस्ताना अंदाज में इसका हाथ पकड़ लिया और हम गिल्ली में मुड़ गए। गिल्ली काफी कुशादा थी। दोनों तरफ पुरानी तर्ज के मकान थे। स्ट्रीट लाइट का इंतजाम मुनासिब नहीं था। खंभों पर बल्ब आ तो फ्यूज थे या टूटे हुए थे। पूरी गिल्ली में सिर्फ 4 बल्ब जल रहे थे। लोगों की आमद और रफ्त जारी थी। मैं इस जेब तराश का हाथ पकड़े चलता रहा। इसने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। शायद जानता था कि अगर भागने की कोशिश की तो धर लिया जाएगा। हम इस गिल्ली से निकलकर दूसरी तरफ वाले शॉपिंग एरिया में आ गए। मैंने उधर उधर देखा और फिर इसे साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। अच्छा पर सुकून रेस्टोरेंट था, ज्यादा रश भी नहीं था। कोने की एक मेज पर बैठकर मैंने वेटर को चाय लाने के लिए कहा और इस नौजवान की तरफ देखने लगा। सरदार जी, इसने पहली मर्तबा जुबान खोली, अब मुझे पाकिट मार तो नहीं लगते, लेकिन अगर आपको हिस्सा चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ।
हुए। ओए, मैंने इसे घूरा, किया मैं तुम्हें पाकिट मारिया उठाई गिर लगता हूँ? नहीं सरदार जी, इसलिए तो मैंने कहा कि अब ऐसे नहीं लगते, मगर हिस्सा चाहिए तो। अच्छा चल, वो बतवा निकाल, देख इसमें कितनी रकम है, मैंने इसकी बात काटते हुए कहा। इसने जेब से वो बतवा निकाल लिया जो रागीर की जेब से अड़ाया था। बतवे में 250 रुपए और कुछ कागजात थे। इसने 150 रुपए मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये अब ले ले सरदार जी, 100 रुपए में रख लेता हूँ, इसने कहा। रख ओरे रख, उनको अपने पास रख, मैंने कहा और वेटर को आते देखकर खामोश हो गया। वेटर हमारे सामने चाय रख कर चला गया तो मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लल्लूराम है जी, इसने जवाब दिया। यही कहीं देखा होगा जियो। मेरा ख्याल है कई रोज पहले मैंने तुम्हें रीड लाइट एरिया में देखा था। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं बरा रास्त शक्ति वगैरह से अपना ताल्लुक जाहिर नहीं करना चाहता था। इसे बातों में घेर कर मिट्ठू के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। इस वक्त तुम्हारे साथ 3-4 लड़के और भी थे, वो भी नजर नहीं आए, भाग गए किया। मैं इसे शक्ति, भालू और मिट्ठू के हुलिये बताने लगा। सरदार जी, तुम तो उनके हुलिये ऐसे बता रहे हो जैसे बहुत करीब से जानते हो। वो यार, बात यह है कि उनके साथ एक लड़की भी थी। नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पताखा किस्म की लड़की थी, मैंने कहा। ओ समझ गया, लल्लूराम ने मानी खेज अंदाज में सर हिलाया। अब शायद कोनाल की बात कर रहे हैं। वो वाकई बड़ी जोरदार छेविकरी थी, मगर शक्ति के अलावा किसी को धास ही नहीं डालती थी। अपने पले कुछ होता तो तब धास डालती हैं, मैंने कहा। बहरहाल अब कहाँ हैं वो लोग? सरदार जी, वक्त गुजारने के लिए कोई खेवेकरी चाहिए तो अपन से खिलकर बात करना, लल्लूराम ने कहा। ओ नहीं यार, मैं कोई अय्याश आदमी नहीं हूँ। वो लड़की बस इस पर जरा दिल आ गया था। तुम सिर्फ इतना बता दो कि वो लोग हैं कहाँ, मैंने कहा। वो सब लोग तो खत्म हो गए सरदार जी, अब तो उनका निशान भी नहीं रहा, लल्लूराम ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। खत्म हो गए क्या मतलब? मैंने इसे घूरा। उन्हें जमीन खा गई क्या? ऐसा ही समझी सरदार जी, लल्लूराम ने कहा। शक्ति, भालू और सब मारे गए। शक्ति को एक गोली लगी थी। मैं इसे समझाता भी रहा कि ये गुरु उन्हें किसी मुसीबत में डाल देगा, मगर उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं इसलिए उनसे अलग हो गया था। मनीलाल जैसे आदमी से पिंगा लेना कोई मामूली बात तो नहीं थी। वो सब लोग एक एक करके मारे गए। मगर सुना है मनीलाल भी मारा गया है, मैंने कहा। हाँ, वो भी मारा गया, लल्लूराम ने कहा। इस रात मिट्ठू और कोनाल मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे बताया था वो शहर से निकलना चाहते हैं। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि अगर वो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो सुबह का इंतजार करने के बजाय रात में ही यहाँ से निकल जाएं। उन्होंने मेरा मशवरा मान लिया और रात ही को यहाँ से भाग गए, मगर मौत ने जिसे ताक लिया हो वो बच नहीं सकता। मेरे ख्याल में वो किसी और जगह जाकर छप गए होंगे। और तुम्हें उनके बारे में मजीद कुछ मालूम है? मैंने पूछा। नहीं सरदार जी, लल्लूराम ने कहा। मैंने तो उन्हें इस रात के बाद कभी नहीं देखा। अलबत्ता सुना है कि मिट्ठू मारा गया है और कोनाल के बारे में कुछ पता नहीं। बड़ा अफसोस हुआ यार। अच्छा, चाय पी और मेरी एक बात मान ले, मैंने कहा। वो किया सरदार जी? इसने कप उठाते हुए सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। ये धंधा छोड़ दे, वरना किसी दिन तो भी मारा जाएगा, मैंने कहा। तुम जवान आदमी हो, मेहनत मजदूरी कर सकते हो। हमारे पंजाब में कहते हैं, कर मजदूरी तीखा चोरी। मेहनत से कमा कर जो रोटी खाओगे ना, बड़ा मजा है इसमें। सरदार जी, लल्लूराम ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मुन्ह को हराम की लग चुकी हो तो हलाल की खाने में मजा नहीं आता। हलाल पचता ही नहीं हम जैसे लोगों को। हाय, ठीक कहते हो, किसी को हराम नहीं बचता और किसी को राम नहीं बचता। मगर मेरी एक बात समझ ले, हलाल खाने में बड़ा स्वाद है, मैंने कहा। कोशिश करूंगा सरदार जी, इसने खाली कप मेज पर रखते हुए कहा। अच्छा अब जा, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठाऊंगा, मैंने कहा। वो चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर उठकर चला गया। इसके बाद मैं भी ज्यादा देर वहां नहीं बैठा था। मेरा मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए बाजारों में घूमते रहना बेकार था। मैंने फल और कुछ और चीजें खरीदे और वापसी के लिए चल पड़ा। इस रात में लाउंज में सोफे पर सो रहा था कि देवी ने मुझे झंझोड़ कर जग्गा दिया। जल्दी चल लो, वो मुझे बाजू से पकड़कर उठाते हुए बोली। करिश्मा रोहन के बंगले में आई है। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और फिर इस कमरे में पहुंचने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। कावरी मॉनिटरिंग सीट के सामने बैठी हुई थी। स्क्रीन पर हाल कमरे का मंजर दिखाई दे रहा था। करिश्मा कमरे के वस्त में खड़ी उधर उधर देख रही थी। मेरा ख्याल है वो अभी अभी अंदर दाखिल हुई थी। इसके साथ और कौन है? मैंने कावरी से पूछा।
कोई नहीं, कांवरी ने जवाब दिया। बंगले के बाहर कोई हो तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अंदर वो अकेली ही आई है। तो फिर वो यकीनन अकेली ही होगी, मैंने कहा और स्क्रीन की तरफ देखने लगा। करिश्मा राहदारी की तरफ जा रही थी, इसके हाथ में हथियार था। कांवरी कैमरे को हरकत देती रही। करिश्मा रोहन के कमरे से होती हुई तहखाने में आ गई। वो कुछ देर खड़ी उलझी हुई निगाहों से उधर उधर देखती रही और फिर इस दिन की तरह दीवार में थोंक बजाकर देखने लगी। इस दिन करिश्मा के साथ अरविंद के अलावा 2 आदमी और थे। इससे पहले वो यकीनन बंगले की निगरानी करवाती रही थी और किसी के बंगले में दाखिले की इत्तला पाकर ही अरविंद वगैरह को लेकर यहाँ पहुंची थी। इसने सोचा होगा कि शायद हम होंगे, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर इसका मुकाबला ठाकरे से हुआ था। ठाकरे 2 लाशें छोड़कर भाग गया था और करिश्मा जिस तरह रोहन वाले कमरे का दरवाज़ा बंद करके तहखाने में गई थी, इससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि अरविंद वगैरह को इसने खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया था और आज वो अकेली आई। इस वक्त भी इसकी आंखों में बड़ी शदीद किस्म की उलझन थी। शायद वो सोच रही थी कि वो कमरा कहाँ गायब हो गया।